Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8 साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर हमने कंप्लीट किया था पिछले भाग में। आज हमें बात करनी है बच्चों उससे एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए है ना। चैप्टर पढ़ने का फायदा तभी है जब आप उससे पूछे गए क्वेश्चंस को कर पाओ, है ना, समझ पाओ कि क्या पूछ रहे हैं, क्या आपने पढ़ा है। तो वही क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज में जो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो आज हमें वही एक्सरसाइज करनी है। तो चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है ना, फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिलिंग द ब्लैंक्स की। ठीक है ना, फिलिंग द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं। पहला हमारे पास टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू draw water from the well. We have to dash at the rope, है ना। जब आप वेल है, कुआं है, कुएं में आपने बाल्टी डाली और पानी क्या कर रहे हो, वहां से निकाल रहे हो, पानी को वहां से निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो मैंने आपको बताया था ना, जब अपने शरीर के पास लेके आएंगे हम, मतलब अपनी बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं तो पुल करते हैं, अपनी बॉडी से दूर जा रहे हैं तो पुश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पर पुल करेंगे, है ना, पुल करेंगे, उस रोप को क्या करेंगे हम, पुल करके पानी को बाहर ले आएंगे। आई बात समझ में आपको, पुल करना है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक। सेकंड है आपका अ चार्ज्ड बॉडी, अ चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी डैश an uncharged body, an uncharged an uncharged, ठीक है ना। a charged body dash an uncharged body toward uncharged body, uncharged body towards it, towards it, ठीक है ना। a charged body dash an uncharged body towards it। तो जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है बच्चों, बताओ, आप ही बताओ। चार्ज बॉडी अनचार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, अट्रैक्ट, ठीक है। चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, समझ आया। दूसरा, हाँ, तीसरा क्या है, टू मूव अ लोडेड, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली, ठीक है ना। लोडेड ट्रॉली को अगर आपने मूव करना है, अगर आपने लोडेड ट्रॉली को मूव करना है, वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, वी हैव टू डैश इट, है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। अब देखो लोडेड ट्रॉली है तो ट्रॉली को आप आगे की तरफ धक्का दोगे,
तो अपनी बॉडी से दूर दे रहे हो आप, है ना, तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। समझ आ रही, क्लियर हो रहा है? बॉडी के पास लेके आ रहे हैं तो पुल, बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं तो पुश। क्या करेंगे, हमें पुश करना पड़ेगा उस लोडेड ट्रॉली को, ताकि वो मूव करेगी, तभी तो मूव कर पाएगी वो, जब हमें क्या करेंगे, उसे पुश करेंगे। आई बात समझ में आपको? तीसरा, फोर्थ है आपके पास, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल of a magnet, north pole of a magnet dash the north pole, dash the north pole of another magnet, dash the north pole, north pole of another magnet, north pole of another magnet। ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो आपको पता है, सेम आपको पता है, हमने बात की थी, जो सेम चीजें होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती है, और जो डिफरेंट होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, रिपेल। नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक का नॉर्थ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये था बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला है, अगला हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट दी है ना, एक स्टेटमेंट दी है हमें कि एक आर्चर है, आर्चर ने अपनी जो आर्चर ने क्या करता है, अपनी बो को स्ट्रेच करता है वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। और आर्चर समझते हैं ना, जो तीरबाजी करते हैं, वो अपनी बो को क्या करता है, जो उसमें तीर होता है उसको क्या करता है, स्ट्रेच करता है, अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी अपनी बॉडी की तरफ खींच के स्ट्रेच कर रहा है उसको, ठीक है ना, अपने एम को टारगेट करते हुए। शी देन रिलीज द एरो, उसको एरो को वो रिलीज करता है, विच बिगेन टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट, तो टारगेट की तरफ जा रही है। बेस्ड ऑन द इस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स, है ना। आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, उनको क्या करना है, फिल करना है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं आपके लिए, देन फिर हम करते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, आर्चर ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको दी है, ठीक, ये स्टेटमेंट दी है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, गैप्स में हमको भरना है, ठीक है ना।
एक तो स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको कुछ टर्म्स दी है, उन टर्म्स का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। पहला है मस्कुलर, ठीक है, फिर आपका है कॉन्टैक्ट, ठीक है, फिर है आपका नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, फिर है ग्रेविटी, ठीक है, उसके बाद है फ्रिक्शन, क्या है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद है शेप, फ्रिक्शन के बाद है शेप, शेप के बाद है अट्रैक्शन, शेप के बाद है अट्रैक्शन। आई बात समझ में? ये आपको दिया है मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। आपको बात समझ में आई, स्टेटमेंट समझ में आए। आर्चर ने अपने बो को टच करा एम को टारगेट करते हुए, जैसे उसने छोड़ी बो है ना, अपने टारगेट की तरफ जा रहा है एरो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको भरने हैं। तो पहला क्या है, पहली बात करते हैं, टू स्ट्रेच द बो, to stretch the bow, the archer applies a force. Archer applies a force that causes a change. That cause a change. That cause a change in its डैश, ठीक है। आपको बताना है जब आर्चर ने क्या किया, जब आर्चर ने बो को स्ट्रेच किया तो आर्चर ने फोर्स अप्लाई किया, है ना। बो को स्ट्रेच करते हुए आर्चर ने क्या किया बच्चों, फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करते हुए उसने क्या किया, दैट कॉज अ चेंज। किसकी चेंज, क्या चेंज हुआ उसकी, किस चीज में हुआ? तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिए हैं, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। यानी उसके शेप में चेंज हुआ, है ना। बो की जो शेप है वो चेंज हुई ना, बो की क्या हुई है, शेप चेंज हुई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, शेप आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर, फोर्स अप्लाइड by the archer to stretch the bow, to stretch the bow is an example of dash force, is an example of dash force। तो बता सकते हैं कि जब आर्चर ने क्या किया, जब फोर्स अप्लाइड किया आर्चर ने बो को स्ट्रेच करने के लिए, तो ये कौन से फोर्स का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना। कौन से फोर्स का एग्जांपल हो सकता है बच्चों, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। मस्कुलर, दो ही फोर्स लग सकते हैं, तो कांटेक्ट लगेगा या नॉन कांटेक्ट लगेगा या मस्कुलर लगेगा। तीन फोर्स यहाँ पे, मस्कुलर, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, अट्रैक्शन। देखिए अट्रैक्शन हो नहीं सकता, ग्रेविटी नहीं हो सकता, फ्रिक्शन नहीं हो सकता, बचा क्या, तो फोर्स कैसे होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, नॉन कांटेक्ट होते हैं, मस्कुलर होते हैं। तो जब आपने बो को स्ट्रेच करके तीर को आगे खींचा, तीर को अपनी तरफ खींचा, तो आपने क्या करा बच्चों, अपनी मसल्स का यूज करके ना, मसल्स का यूज करके उसको स्ट्रेच किया। तो हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, मस्कुलर फोर्स। क्या हो जाएगा आंसर, मस्कुलर,
ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। ठीक है ना, तो दो समझ आ आपको, दो बातें समझ में आई। तीसरी है, थर्ड है हमारे पास, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल the type of force responsible for a change, for a change, for a change in the state of motion, in the state of motion, in the state of motion of the arrow, of the arrow is an example of, is an example, is an example of dash force। ठीक है, तो बताइए हुआ क्या, हमने क्या किया, किस तरीके का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो, एरो की जो एरो का जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज लाने के लिए हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया, भाई कौन सा फोर्स है वो, है ना, किस तरीके का फोर्स हमने अप्लाई किया ताकि उसके उसमें चेंज आए, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट, बचा दो ही ना, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट बचा। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने कांटेक्ट फोर्स का इस्तेमाल किया। हमने कांटेक्ट किया ना एरो के, बो को एरो के साथ कांटेक्ट किया, तो हमने क्या किया बच्चों, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है ना, कांटेक्ट फोर्स का इस्तेमाल करके ऐसा पॉसिबल हुआ है। ठीक है ना, तो ये थी तीसरी बात। चौथी क्या है, while the arrow moves towards its target, while the arrow moves towards its target, the force acting on it, the force acting, force acting on it, force acting on it are due to, are due to, force acting on it are due to dash and that due to, and that due to dash of air, dash of air। ठीक है ना, तो आपको बताना है while the arrow moved towards its target, जब एरो अपनी टारगेट की तरफ जा रही थी, जो फोर्स उस पे लग रहा था वो किस कारण लग रहा था बच्चों, फोर्स उस पे किस कारण लग रहा था, ग्रेविटी के कारण। किस कारण, ग्रेविटी के कारण, है ना। जब एरो अपने टारगेट की तरफ जा रही थी, ग्रेविटी के कारण उस फोर्स लग रहा, ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू डैश ऑफ एयर, किसके, एयर के कारण, फ्रिक्शन ऑफ एयर। ठीक है ना, फ्रिक्शन ऑफ एयर। आई बात समझ में, जब एरो अपने टारगेट की तरफ जा रहा है तो फोर्स उस पे जो लग रहा है वो किस कारण लग रहा है, ग्रेविटी के कारण लग रहा है और फ्रिक्शन ऑफ एयर के कारण लग रहा है। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट हमने 4 क्वेश्चंस करे उससे रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आई होगी बात है भाई किस तरीके से ये हमने किया। ठीक है ना, तो ये चीज थी बच्चों। ठीक है ना, चलिए अभी हमारे पास कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई करना हमें, एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट्स एक्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केस। ठीक है ना, हमको पास कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड और वो हमें करने, हमको क्या दे रखे, कुछ स्टेटमेंट दी है, हमें क्या करा है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमने उन स्टेटमेंट का यूज करके क्या करेंगे,
उन स्टेटमेंट का यूज करके हमें बताना है कि क्या चीजें हुई है उसमें। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला है बच्चों, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। पहला है squeezing a piece of lemon between the finger ठीक है। हम क्या करते हैं बच्चों, आपने देखो ना घरों में जब आप अपने हाथों से उंगलियों से नींबू को पिचकाते हैं उसका जूस निकालने के लिए, आप अगर सैलेड वगैरह खा रहे हैं तो उसके ऊपर छिड़कने के लिए आप नींबू को पिचकाते हैं, उसका रस निकलता है ना। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। हमको क्या बोला, हमें बोला इन द फॉलोइंग स्टेट सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। आपको एजेंट बताना है जो इस फोर्स को क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है ना, एजेंट बताना है किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट, और किस ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे लग रहा है और उससे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बताओ किसके कारण फोर्स लग रहा है बच्चों, एजेंट कौन है, हमारे फिंगर है ना। एजेंट कौन है, हमारे फिंगर। तो जो फोर्स लगा रहा है एजेंट वो कौन है, वो फिंगर है। जो फोर्स लगा रहा है वो कौन है, फिंगर है, एजेंट फिंगर है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट किस पे लग रहा है फोर्स, किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स, तो लेमन पे लग रहा है फोर्स। किस पे लग रहा है बच्चों, लेमन पे फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। और इफेक्ट क्या आ रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स लगने से क्या इफेक्ट हो रहा है, फोर्स लगने से क्या हो रहा है, इट्स चेंज द शेप ऑफ लेमन, चेंज द शेप ऑफ लेमन, चेंज द शेप ऑफ लेमन। जो लेमन की शेप है वो चेंज हो रही है ना। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आपको बताना एजेंट कौन है जिसके द्वारा फोर्स लग रहा है, फिंगर के द्वारा। किसके ऊपर लग रहा है, लेमन के ऊपर लग रहा है, और फोर्स लगने से क्या हो रहा है, लेमन की शेप चेंज हो जा रही है। ठीक है ना। तो पहला ये था। दूसरा देखते हैं, सेकंड। सेकंड है हमारे पास टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, टेकिंग आउट पेस्ट, taking out a paste from toothpaste tube, toothpaste जब टूथपेस्ट ट्यूब से हम क्या करें, वो निकालें, पेस्ट निकालें, तो आपको बताना एजेंट कौन है, किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और इफेक्ट क्या हो रहा है उस फोर्स का। ठीक है ना। तीन बातें आपको बतानी है, इफेक्ट क्या हो रहा है फोर्स का। तो बताओ जरा एजेंट कौन है, किसके द्वारा ऐसा हो रहा है, एजेंट क्या है, फिंगर है, फिंगर ऑफ द पर्सन। फिंगर से तो आप पिचकाते हैं उसको, है ना, फिंगर ऑफ द पर्सन। ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट कौन हो गया इस समय, ऑब्जेक्ट आपका टूथपेस्ट ट्यूब है, टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और इफेक्ट क्या आ रहा है उससे, इफेक्ट वही हो रहा है, उसकी शेप में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। क्या आ रहा है, शेप, जो टूथपेस्ट ट्यूब है उसकी जो शेप है चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। इफेक्ट क्या है, चेंज इन शेप है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया। चलिए आगे बढ़े। थर्ड क्या है? अ लोडेड सस्पेंडेड, a load suspended from a spring load suspended from a spring while its other end is on the hook fixed to a wall. Agent, object और इफेक्ट, ठीक है ना। ये वॉल है। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक लोड हमने स्प्रिंग से अटैच करा हुआ जबकि उसका एक एंड वॉल पे फिक्स्ड है। मतलब ये आपका क्या हो गया, ये स्प्रिंग हो गई, ऐसे स्प्रिंग हो गई और ये स्प्रिंग क्या लगी हुई है, इस दीवार से फिक्स्ड है, ठीक है ना। स्प्रिंग क्या लगी हुई, इससे अटैच्ड हो रखी दीवार से, और यहाँ पे हमने क्या करा हुआ, एक कोई सामान लोड हमने अटका रखा है, ठीक है ना। तो एजेंट कौन हुआ इस टाइम बच्चों? एजेंट आपका जो लोड उस पे सस्पेंडेड हो रखा, उस पे तो एजेंट तो कर रहा है। एजेंट कौन है? लोड सस्पेंडेड। एजेंट कौन हो गया? जो लोड सस्पेंडेड है वो एजेंट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों? स्प्रिंग हो गया। ऑब्जेक्ट किस पे लग रहा है? स्प्रिंग पे लग रहा है। भाई फोर्स कौन लगा रहा? जो लोड अटका रखा ना आपने, वही तो खींचेगा स्प्रिंग को, स्ट्रेच करेगा स्प्रिंग को। तो लोड वो हो गया और ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के ऊपर लग रहा है। और इफेक्ट क्या आ रहा है उससे? जो स्प्रिंग है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जा रही है ना। शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है, चेंज इन शेप, है ना। शेप में चेंज आएगा ना उसके, आप देखोगे ना, जब लोड उसको खींचेगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, शेप बदल जाएगी। वापस आप छोड़ दो उसको तो वो वापस पीछे चले जाएगा, है ना। तो ये चीज थी बच्चों इस पे, ये क्वेश्चन था इससे, है ना। इस तरीके से हमने देखा, इस तरीके के क्वेश्चन हमने करे, आपको समझ में आया। फिलिंग द ब्लैंक्स हमने एक केस बेस्ड क्वेश्चन के हम एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बेस्ड हमने क्वेश्चन किया और ये वाले क्वेश्चंस भी हमने करे। तो इस तरीके से बच्चों आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन समझे होंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। एक बार आप अच्छे से पढ़ें तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उनको सॉल्व करने में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।